आज हम लोग आपकी कक्षा 9 में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित कविता सितार संगीत की रात, इसके पहले पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हुए हैं इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का भी अर्थ कठिन होगा तो पहले हम लोग उसका सरल अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ जान लेते हैं। आग के ओठ, देखिए आग के ओठ, इसका मतलब है आग रूपी ओठ। आग रूपी ओठ, बोलते हैं सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। सितार के बोल, देखिए सितार के बोल मतलब सितार का संगीत या सितार के संगीत, जैसा हमारा वाक्य मांगेगा। देखिए जब सितार बोलता है तो उसको संगीत ही तो कहते हैं, इसलिए मैंने कहा कि सितार के बोल मतलब सितार के संगीत। खुलती चली जाती है शहद की पंखुड़ियाँ, सभी शब्द सरल हैं, किसी को भी नहीं बदलना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चूमती, देखिए चूमती का मतलब है छूती, चूमती मतलब छूती, सितार को चूमती, सितार को छूती, ठीक है। तो चाहे आप कहिए सितार को चूमती, चाहे कहिए सितार को छूती। अंगुलियों के नृत्य पर, देखिए अंगुलियों के नृत्य पर, नृत्य मतलब नाचना होता है, डांस करना होता है, तो अंगुलियों के नृत्य का मतलब है कि देखिए जब भी कोई आदमी सितार बजाता है उसके तारों को हिलाता है तो उसकी उंगलियां हिलती हैं, उसी के लिए कहा गया है कि अंगुलियों के नृत्य पर। और जब अंगुलियों से तार को हिलाता है तभी उसमें से आवाज़ आती है, संगीत निकलता है, इसीलिए आगे कह रहे हैं राग पर राग। देखिए राग पर राग मतलब अनेकों राग, एक के बाद एक राग यानी अनेकों राग। आप कहते हैं ना कि प्रश्न पर प्रश्न पूछता चला गया यानी अनेकों प्रश्न पूछता चला गया, उसी तरह से राग पर राग मतलब अनेकों राग। करते हैं, तो देखिए चाहे आप करते हैं कह के व्याख्या कर लीजिए, चाहे कह सकते हैं निकलते हैं, ठीक है, निकलते हैं। किलोल, देखिए किलोल माने होता है क्रीड़ा करना, तो यदि क्रीड़ा करना आपको कठिन लग रहा है तो किलोल ही बोल दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी शब्दों के सरल अर्थ हो गए। अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सितार संगीत की रात शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अग्नि रूपी होठों के बोल की तुलना सितार से निकलने वाली मधुर ध्वनि से की है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखते हैं। तो कवि कहते हैं आग के ओठ बोलते हैं सितार के बोल, खुलती चली जाती हैं शहद की पंखुड़ियाँ। एक बार में हम लोग इतना ही लेंगे तो हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि ईर्ष्या, द्वेष और कटुता से भरे मनुष्य के, अब आ जाइए पद्यांश पर,
मनुष्य के आग रूपी ओठ, आग के ओठ, मनुष्य के आग रूपी ओठ बोलते हैं तो उसके बोल, इतना आपने जोड़िए, तो उसके बोल सितार के संगीत की तरह, सितार के बोल सितार के संगीत की तरह मधुर होते हैं, मधुर होते हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और फिर पहले थोड़ा सा अपने से जोड़ के लिखेंगे। जब सितार बोलते हैं तो, फिर आ जाए लाइन पर, जब सितार बोलते हैं तो शहद की, यहाँ से शुरू करिए, शहद की पंखुड़ियाँ खुलती चली जाती हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपके 4 लाइन की व्याख्या पूरी हो गई। देखिए 4 लाइन की व्याख्या तो पूरी हो गई, लेकिन यदि आप इस व्याख्या को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा और आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। देखिए यदि आपको याद आ जाए तो लिख दीजिएगा, न याद आए तो कोई बात नहीं, लेकिन सुन लीजिए। खुलती चली जाती हैं, उसके बाद आप लिखेंगे अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि आजकल लोगों का मन ईर्ष्या, द्वेष और कटुता से भरा हुआ है, किंतु जब वे बोलते हैं तो उनके बोल सितार संगीत की तरह मधुर होते हैं। इससे सामने वाले को पता ही नहीं चल पाता है कि उसके मन में कितनी ईर्ष्या, द्वेष और कटुता भरी हुई है। पूर्ण विराम लगा देंगे और अब जाके आपके 4 लाइन की व्याख्या अच्छी तरह से पूरी हो गई। चलिए एक बार फिर 4 लाइन की व्याख्या को देख लेते हैं। यदि कहीं नहीं समझ में आया होगा तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। क्या लिखना है, एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि ईर्ष्या, द्वेष और कटुता से भरे मनुष्य के, अब आ जाइए पद्यांश पर। मनुष्य के आग रूपी ओठ बोलते हैं तो उनके बोल सितार के संगीत की तरह मधुर होते हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे जब सितार बोलते हैं तो शहद की पंखुड़ियाँ खुलती चली जाती हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और फिर अपने से थोड़ा सा लिखेंगे जैसे मैंने बताया था। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि आजकल लोगों का मन ईर्ष्या, द्वेष और कटुता से भरा हुआ है, किंतु जब वे बोलते हैं तो उनके बोल सितार संगीत की तरह मधुर होते हैं। इससे सामने वाले को पता ही नहीं चल पाता है कि उसके मन में कितनी ईर्ष्या, द्वेष और कटुता भरी हुई है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कवि कहते हैं चूमती अंगुलियों के नृत्य पर राग करते हैं किलोल। बहुत ही सरल लाइन है। आगे कवि कहते हैं कि, इतना भाव के अनुसार चाहे तो आप जोड़ लीजिए। आगे कवि कहते हैं कि सितार को चूमती, चूमती तो हम लोग कहेंगे सितार को चूमती अंगुलियों के नृत्य पर अनेकों संगीत, राग पर राग अनेकों संगीत किलोल करते हुए निकलते हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और 2 लाइन की व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए दोनों लाइन की व्याख्या फिर से देखिए। मैंने कहा भाव के अनुसार थोड़ा सा जोड़ लीजिए। क्या जोड़ना है फिर से सुनिए। आगे कवि कहते हैं कि सितार को चूमती अंगुलियों के नृत्य पर अनेकों संगीत
किलोल करते हुए निकलते हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं, फिर इस पर आधारित प्रश्नों को भी हल करना सीखते हैं। तो देखिए, यदि हम लोग रस की बात करें तो इसमें शांत रस है। छंद देखा जाए तो ये गेय पद है। अलंकार इसमें रूपक है, आपने देखा कि आग रूपी ओठ तो रूपक है। भाषा इसकी सरल खड़ी बोली है। शैली इसकी मुक्तक है। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी हल करना सीखते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो चलिए हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे और कापी के बीचों बीच डालेंगे, किनारे बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद आप कम से कम 2 लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद संकेत लिखेंगे। देखिए, आपके प्रश्न पत्र में, आपके पेपर में 2 पद्यांश दिए रहते हैं, उनमें से कोई एक आपको हल करना होता है। तो जो भी एक आपको सरल लगे, जिसको आप हल कर रहे हैं, उसका संकेत लिखिए। संकेत में हम लोग पद्यांश के शुरू का और अंत का थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। संकेत लिखने के बाद फिर आप 1 लाइन छोड़ेंगे, प्रश्न का नंबर डालेंगे। देखिए, ये मुख्य नंबर है और ये उप नंबर है, तो उप नंबर डालेंगे, हेडिंग डालेंगे संदर्भ और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सितार संगीत की रात शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका पहला प्रश्न यानी संदर्भ पूरा हो जाएगा। देखिए, संदर्भ लिखते समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, किताब का नाम, शीर्षक का नाम और जो कवि हैं उनका नाम आपको काले रंग की पेन से लिखना है और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना है, ठीक है। ऐसे लिखेंगे तो आपका संदर्भ अच्छा दिखेगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, आग के ओठ बोलते हैं सितार के बोल, पंक्ति का आशय लिखिए। आशय का मतलब आपको उसका अर्थ बताना है, उतने की आपको व्याख्या लिखनी है। तो पहले मैं आपको पद्यांश पर ये लाइन दिखा देता हूँ, आग के ओठ वाली। देखिए यहाँ पर है, आग के ओठ बोलते हैं सितार के बोल, इतने की ही व्याख्या आपको करनी है, अर्थ बताना है। तो जैसे मैंने बताया है वैसे ही आपको लिखना है। तो देख लीजिए मैंने कैसे लिखा है। देखिए, जब आपका पहला उत्तर पूरा हो जाए तो फिर 1 लाइन छोड़ेंगे और दूसरा नंबर डालेंगे और लिखेंगे, उपर्युक्त पंक्ति का आशय है कि आजकल लोगों का मन एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और कटुता से भरा हुआ है, किंतु जब वे बोलते हैं तो उनके बोल सितार के संगीत की तरह मधुर होते हैं। इससे सामने वाले व्यक्ति को यह पता ही नहीं चल पाता है कि उसके मन में कितनी ईर्ष्या, द्वेष और कटुता भरी हुई है। पूर्ण विराम लगा देंगे और उन लाइन की व्याख्या, उनका अर्थ पूरा हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, आग, अंगुली, ओठ के तत्सम, ध्यान रहे तत्सम रूप लिखिए। तत्सम का मतलब शुद्ध रूप, जैसा संस्कृत में होता है। तो चलिए तत्सम लिख देते हैं। तो देखिए, जब आपका दूसरा प्रश्न पूरा हो जाए तो फिर 1 लाइन छोड़ेंगे, तीसरा नंबर डालेंगे, एक तरफ शब्द लिखेंगे, एक तरफ तत्सम शब्द लिखेंगे, ठीक है। देखिए 3 शब्द थे, आग, अंगुली, ओठ। तो इसका तत्सम हो जाएगा, आग का हो जाएगा अग्नि, अंगुली का हो जाएगा अंगुली। देखिए यहाँ पे चंद्र बिंदी है, यहाँ पर केवल अनुस्वार है, तो अंगुली हो जाएगा, ओठ का ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी।